गुड मॉर्निंग। अभी आप लोग सब टीवाई में आ गए हो, ठीक है, थर्ड ईयर। अभी तक जो आपने पढ़ा उसके आगे कंटिन्यूटी में, मतलब जब से मैं डेटा स्ट्रक्चर में आपको बोलता था कि अलग अलग कंसेप्ट लगेंगे, आपको कंप्यूटर नेटवर्क याद रखना पड़ेगा, हर एक कंसेप्ट या फिर हर एक चीज़ जो आपने पहले पढ़ी है वो एग्जैक्टली सेम टू सेम आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको कुछ तो मालूम होना चाहिए। जैसे डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग क्या बोले थे, डेटा स्ट्रक्चर में अगर क्यू डेटा सिस्टम है तो उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले आपको बता दूँ कि अभी आप सबको मालूम है कि मार्च महीने से लेके अभी मार्च 2020, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आपका रिजल्ट भी ऑटोमेटिक लग गया जो हम लोग ने मार्क्स भरे थे उसके ऊपर। और अभी पॉसिबल नहीं है कि हम लोग फिज़िकली कॉलेज में आए या फिर आप फिज़िकली कॉलेज में आओ और आपके लेक्चर हो, तो हमारे पास अलग अलग रास्ते हैं अकॉर्डिंग टू यूर सिचुएशन। आप कहाँ पे रहते हो, किसके पास सेलफोन है नहीं है, नेटवर्क आता है नहीं आता है, वो हिसाब से हम लोग उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कि आपके कंसेप्ट, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो। और आगे चल के जब भी कभी भी एग्ज़ाम आए, एग्ज़ाम का फॉर्मेट कोई भी हो सकता है जो किसी को मालूम नहीं है, वो हिसाब से आपका नॉलेज बढ़े मेन तो, और आपको अच्छे मार्क मिले। एज आपको सबको मालूम है ये आपका थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर के मार्क तो मैटर करेंगे ही। आज कोरोना है, कर जाएगा, लेकिन आपके साथ हमेशा कौन रहने वाला है, आपका नॉलेज और आपके मार्क्स। तो अभी मेरा सब्जेक्ट कौन सा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके नाम में ही है ऑपरेटिंग, मतलब ऑपरेट करना। ऑपरेट करना मतलब क्या, तो कोई भी चीज़ को काम में लाना या फिर किसी भी चीज़ से काम करवाना। कंपनी में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बोईसर के, उम्बरगांव के या किधर के भी, कोई भी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए कौन रखता है, तो ऑपरेटर रखता है। जैसे सी प्रोग्रामिंग में आपने देखा था ऑपरेटर और ऑपरांड, तो हम लोग यहाँ पे खुद क्या है, ऑपरांड है, और हम लोग किसे तो ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन ऑपरेट किसे करना है हम लोग को, तो वो किसे करना है, अपने सामने अपना फील्ड, कंप्यूटर डिपार्टमेंट, यानी अपने सामने कौन रहने वाला है, हमेशा कंप्यूटर रहने वाला है। ठीक है, अभी अपने समझदारी के लिए सादा सिंपल एग्जांपल ले लो। मुझे किसी को भी ऑपरेट करना है तो सबसे पहले मुझे उसके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। अपने ओमकार का एग्जांपल लेते हैं। ओमकार है, ओमकार है महाराष्ट्र का, ठीक है, मुझे उसको कुछ तो काम बोलना है। ओमकार यानी कि एक अपना कंप्यूटर पकड़ लो, और मैं एक यूज़र हूँ, सामने बैठा हुआ व्यक्ति हूँ, पर्सन हूँ, स्टूडेंट हूँ, जिसको ओमकार से कुछ तो काम करवा के लेना है। ठीक है, ओमकार बहुत अच्छा लड़का है, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, लेकिन ओमकार की कैपेबिलिटी है क्या कि डायरेक्टली वो जान सके कि मेरे मन में क्या है, या फिर मैं ऐसा कुछ मेरे पास जादू है क्या कि मैं डायरेक्टली ओमकार को बोलूँ मन से कि ओमकार तू कर रहे, ओमकार को फटाक से समझ में आएगा और ओमकार करके देगा, ऐसा है क्या, तो नहीं है। तो इसी को ओवरकम करने के लिए, इसी चीज़ का सॉल्यूशन क्या है, तो मुझे ओमकार के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। अभी बातचीत करो मतलब क्या है, इंटरेक्शन मीन्स इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ऐसी कुछ तो चीज़ें मैं उसे बोलूँगा जो उसको समझ में आएगी। इन रिटर्न शायद वो मुझे पहली बार में ही आउटपुट दे दे, या फिर कभी कभी टप्पे टप्पे में, स्टेप बाय स्टेप, वन आफ्टर वन, एक एक सीक्वेंस में मुझे आउटपुट दे दे। यानी सिंपली इफ़ वी वांट सम आउटपुट वी शुड प्रोवाइड इनपुट इन प्रॉपर मैनर दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। जैसे कि ओमकार को मैं कन्नड़ा में समझाऊँ, वो नहीं समझेगा। ओमकार मुझे रिप्लाई देगा उर्दू में, वो मुझे नहीं समझेगा। हम लोग के लिए फ़ायदे का क्या है, तो मैं उसके साथ मराठी में बात करूँ, उसको चीज़ें अच्छे से समझाऊँ, वो उसे प्रोसेस करेगा और वो उसे इन रिप्लाई मुझे किस में समझाएगा, मराठी में ही समझाएगा। तो मेरा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कौन है, खाली खाली ओमकार, मैं और अपनी लैंग्वेज जो यहाँ के लिए हम लोग ने यूज़ की है वो कौन सी है, मराठी। अभी कंप्यूटर को तो मराठी समझता नहीं, इसके लिए वापस से आपको जाना पड़ेगा पीछे, यानी कहाँ पे जाना पड़ेगा, थर्ड सेमिस्टर में
कौन सा सब्जेक्ट? डिजिटल टेक्निक। आपको था डिजिटल टेक्निक, 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1 फॉर्मेट में कंप्यूटर क्या करता है? तो आपका डेटा स्टोर करता है। अभी 0 और 1 फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है, वो हम लोग को समझ सकता है कि हम लोग कंप्यूटर डिपार्टमेंट के हैं, कंप्यूटर की तो खुद की घर की लैंग्वेज है वो 0 और 1, उसको भी समझाना है तो बीच में कोई तो चाहिए ना, एक नॉन टेक्निकल पर्सन है, तो वो उसको 0 1 नहीं समझेगा, उसको समझता है ABCD EFG, बाद में अब कड़ या फिर जो कुछ भी समझता है, एक इमेज रहती है, वो उसे इमेज के फॉर्मेट में समझती है। लेकिन कंप्यूटर को क्या मालूम है? दुनिया में कुछ नहीं मालूम। कंप्यूटर को खाली मालूम है 0 और 1, जिसको क्या बोलते हैं? बाइनरी या फिर डिस्क्रीट सिग्नल। ठीक है, दिखाओ, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार में। देखो आपके सामने है, वो जो इंसान जैसा दिख रहा है लेफ्ट साइड पे, वो क्या है? अपना रियल लाइफ सिग्नल है। जो नॉर्मल आदमी, आपके मेरे जैसा या फिर कोई भी नॉन टेक्निकल पर्सन हो सकता है, जिसे क्या समझता है? खाली रियल लाइफ सिग्नल जो कंटिन्यूस है, एनालॉग सिग्नल। यानी आपका याद करो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका याद करो DCC सब्जेक्ट। लेकिन कंप्यूटर को क्या समझना है? 0 और 1। अभी जो हम लोग बोल रहे हैं वो मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे कंप्यूटर पे रिकॉर्ड हो रहा है, या फिर आप जब भी सुनोगे वो सब फॉर्मेट कौन सा रहेगा? 0 1 0 1 0 1 फॉर्मेट। तो हर टाइम वहाँ पे कोई कंप्यूटर का आदमी नहीं बैठने वाला है, वहाँ पे कौन होने वाला है? कोई तो एक इंसान होने वाला है, या फिर कोई तो मीडिएटर होना चाहिए, जो क्या करेगा? तो 0 और 1 को कन्वर्ट करेगा, इंसान जो समझेगा उसमें, और इंसान जो बोलेगा उसको कंप्यूटर को समझाना है, वो करना पड़ेगा। तो एक बीच में मीडिएटर, इंटरफेस जैसे रहता है। आपने पुराना पिक्चर देखा रहेगा, अभी भगत सिंह का पिक्चर देखा रहेगा, वो नॉर्मली इंग्लिश में बात करते तो थे। या फिर शिवाजी महाराज का एग्जाम्पल लो, वो पोर्टुगीज उनके सामने आते थे, उनकी लैंग्वेज शायद शिवाजी महाराज को नहीं समझती रहेगी, और शिवाजी महाराज जो बात करते थे वो पोर्टुगीज लोगों को नहीं समझे, तो बीच में एक मीडिएटर रहता था। तो जो महाराज जो बात करते थे वो कन्वर्ट करके सामने बोलता है, और सामने वाले जो बात करता है वो कन्वर्ट करके महाराज को समझाता है। तो इसी तरह से क्या होता है? छत्रपति शिवाजी महाराज और जो पोर्टुगीज सामने रहते थे, उनका कम्युनिकेशन, उनका काम क्या हो जाता है? ईजी होता है। उसी तरह से नॉर्मल इंसान, नॉर्मल यूज़र, जो टेक्निकल यूज़र हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, उसका इंटरेक्शन किसके साथ करना है? कंप्यूटर के साथ करना है। तो उसके लिए बीच में एक मीडिएटर आता है, उसका नाम क्या रहता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको दिखाता हूँ मैं। अभी देखो, आपको समझ रहा है? सामने देखो क्या है, अभी जो इंसान था वो कंप्यूटर के साथ बात नहीं कर पा रहा था, और कंप्यूटर ऐसी बात कर रहा था जो इंसान को समझता नहीं। तो बीच में किसे रख दिया? OS को, यानी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही वर्ड है, लेकिन ये वर्ड पढ़ने में या फिर इसके पीछे कितनी कुछ चीज़ें साथ में है, काम करती है। एक अकेली चीज़ काम नहीं करेगी कभी, सब चीज़ें साथ में काम करती है, जो हम लोग को समझता भी नहीं। और वो क्या है वो शायद तुम लोग समझ सकते हो कभी, जब भी ये बुक के सब चैप्टर पढ़ के आपके दिमाग में आए तभी। जैसे कि आपको मालूम रहेगा कि आप एक छोटी सी चीज़ का फोटो निकालते हो तो वो किसी को कुछ नहीं समझती। जैसे कि मान लो रेलवे का इंजन है, उसका एक छोटा सा हेडलाइट का फोटो निकालते हो तो समझता नहीं, या फिर एक छोटा सा वो एक व्हील का फोटो निकालते तो समझता नहीं। लेकिन जब भी सब चीज़ें एक एक देखते हो, ये व्हील यहाँ पे रहता है, ये लाइट यहाँ पे रहता है, यहाँ पे पिंटोग्राफ रहता है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर रहता है, यहाँ पे आगे की स्प्रिंग रहती है, ये सब धीरे धीरे पढ़ोगे और एक साथ में इमेजिन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि रेलवे का इंजन कितना कॉम्प्लिकेटेड है और कितना कुछ काम करता है एक साथ में। तो उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपके सामने क्या है, अरे मैं तो डबल क्लिक कर दिया, बात खत्म, ओपन हो जाता है। लेकिन आपके नॉलेज के हिसाब से अभी के लिए देखो क्या है, माउस हार्डवेयर डिवाइस है, माउस डबल क्लिक करेगा तो उसका
सिग्नल जनरेट होना चाहिए, वो जाएगा सीपीयू के पास, यानी आपका वापस से कौन सा सब्जेक्ट आ गया, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर काम करेगा, माइक्रो प्रोसेसर को क्या समझता है, 0 1, उसके लिए टेम्पररी डेटा क्या रहता है कि टेम्पररी आपको, तो कितनी सारी पीछे चीज़ें सेव होती है, मैं डबल क्लिक करता हूँ तो वो इमेज ओपन होनी चाहिए, ऐसा सब कुछ बैकग्राउंड में चलते रहता है। तो वही कंसेप्ट को, वही सब्जेक्ट को समझ के लेने का मतलब ही क्या है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी देखो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको मैं समझाता हूँ, आपको क्या क्या देखना है। तो आपको देखना है, देखो पहला चैप्टर में क्या है, ओवरव्यू ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या रहता है, आपके सामने क्या रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, पहले क्या था, या फिर उसके अलग अलग टाइप हो सकते हैं। जैसे अभी मोबाइल के एग्जांपल ले लो, मोबाइल की ओएस कौन सी हो सकती है, एंड्रॉयड, ये क्या है, ओएस है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। हर एक के खुद के फीचर, खुद की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, खुद के एडवांटेज, खुद के डिसएडवांटेज अलग अलग रह सकते हैं। आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहले ब्लैकबेरी थी, नोकिया के फ़ोन में पहले सिम्बियन रहती थी, काम सब कुछ एक ही करते हैं। मैं आईफोन से फ़ोन लगाऊँ तो भी फ़ोन लगने वाला है, मैं एंड्रॉयड के फ़ोन से फ़ोन लगाऊँ तो भी फ़ोन लगने वाला है, और मैं नोकिया के फ़ोन से फ़ोन लगाऊँ तो भी फ़ोन लग के बात होने वाली है। खाली उनकी ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कम्युनिकेशन मीडियम, मतलब जो बीच में काम करेगा वो क्या रह सकता है, अलग अलग रह सकता है। वो क्या करेगा, हर कोई अपने अपने हिसाब से चुनेगा। अभी बाय डिफ़ॉल्ट अपने सामने पीसी पे कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है, तो विंडोज़ की। अभी विंडोज़ किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। उसके अलग अलग वर्जन रह सकते हैं, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2001, 3, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10। जैसे जैसे आगे आगे फीचर्स आते हैं वैसे उनमें क्या हो जाती है, इम्प्रूवमेंट होती रहती है। सेकंड में क्या रहता है, सर्विसेज एंड कंपोनेंट ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम अकेली बनेगी क्या, नहीं, कोई भी काम नॉर्मली अकेले से नहीं होता। वैसे ही अलग अलग लोग मिलके कुछ तो एक काम करते हैं, कुछ तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह से बहुत सारे काम करने हैं, किसे, तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को काम करने हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के काम करेंगे, लेकिन वो काम क्या है, हर एक कंपोनेंट अलग अलग से करेगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, तो सर्विसेज एंड कंपोनेंट ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम। के मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने कंपोनेंट है। अभी अपने कॉलेज का एग्जांपल ले लो, एक क्लासरूम का कंपोनेंट क्या है, क्लासरूम का बेंच। बेंच का काम क्या है, स्टूडेंट को बैठने के लिए अलाउ करना। स्टूडेंट का काम क्या है, क्लास में बैठ के अच्छे से पढ़ना, इंटरेक्शन करना। स्टूडेंट को पढ़ाने वाला कौन है, टीचर है। तो टीचर का काम क्या है, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करना। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, उनको ब्लैक बोर्ड चाहिए, बुक चाहिए। ब्लैक बोर्ड का काम क्या है, स्टूडेंट या टीचर को एक मीडियम प्रोवाइड करना जिसके ऊपर वो लिख सकते हैं। पंखा, पंखे का काम क्या है, बच्चों लोग को हवा, स्टूडेंट को हवा चाहिए, हवा प्रोवाइड करना। लाइट का काम क्या है, अगर अंधेरा रहेगा तो वहाँ पे लाइट प्रोवाइड करो। ये सब मिलके क्या होता है, एक क्लासरूम तैयार होता है। उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम अकेले काम नहीं करती, उनको क्या लगता है, खुद का काम तो खुद का करो, सपोर्ट में और किसी का काम करो या किसी और को सर्विस दे दो। ये जिससे जिससे बनती है वो क्या रहते हैं, आपके कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट। अभी कोई भी चीज़ की मैनेजमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अभी देखो हमारे अब तक के लेक्चर क्लासरूम में होते थे, अभी कहाँ पे हम लोग रहे हैं, मैं कहीं पे कॉलेज में बैठा हूँ, आप घर पे बैठे हो। ये क्या हो गया, एक मैनेजमेंट हो गया। क्यों, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने पास क्या रास्ते हैं उसमें मुझे मैनेज करना है। कभी मैनेज कर सकते हैं, अभी अपने पास रास्ते हैं इसीलिए, यानी मल्टीपल चॉइस अवेलेबल है तो ही हम मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस को मैनेज करना है, मतलब क्या करना है कि अपने पास बहुत सारी प्रोसेस है, लेकिन उसको कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा। आपके पास आज के लिए 3 प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ऐसा मान लो। एक पढ़ाई करना, एक घर के अंदर ही बैठे रहना, और तीसरी बात है बाहर खेलने जाना, सब भीड़ में। तो आज के लिए कोरोना के टाइम पे आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि घर पे बैठे रहना, पढ़ाई करना, और सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, तो भीड़ में खेलने जाना। तो आपने एक प्रायोरिटी सेट कर दी। ठीक उसी तरह से अगर आपके पास 10 रुपया है, मैंने पहले भी बोला था आपको, तो आप चॉकलेट खरीद सकते हो,
बाद में 10 रुपये भिखारी को दे सकते हो और 10 रुपये की बुक खरीद सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। एग्जाम है तो आप भिखारी को दान नहीं करोगे, आप क्या करोगे, बुक खरीदोगे। सामने भिखारी है, गरीब है, भूखा है बेचारा, तो उसको आप 10 रुपये दे दोगे। और आपके एग्ज़ाम भी हो गई है, भिखारी भी सामने नहीं है, तो 10 रुपये क्या करोगे, आप खाने पीने में उड़ा दोगे। ये आपका एक प्रोसेस का शेड्यूलिंग हो गया। प्रोसेस अलग अलग रहती है, कंप्यूटर में दुनिया भर की प्रोसेस रहती है जो शायद आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, किसी को मालूम भी नहीं रहेगी। उसके लिए कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करके प्रोसेस वाले टैब में देखो, उस उधर इतनी सारी प्रोसेस रहती है जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सपोर्ट में या फिर सपोर्ट के लिए चलती रहती है। तो उनका कुछ तो शेड्यूलिंग करना है ना, कि बाबा ये लिखने के बाद रीड की प्रोसेस हो, रीड के बाद डिलीट की प्रोसेस हो, या फिर मुझे नेट का कनेक्शन चाहिए तो नेट से रिगार्डिंग कोई तो प्रोग्राम रन हो और जिसके ऊपर वेब सर्विसेज चले। तो ये सबको मैनेज करना है, यानी कौन आ गया, आपका प्रोसेस मैनेजमेंट आ गया। ठीक है, अभी प्रोसेस मैनेज होगी, लेकिन प्रोसेस क्या कोई जादू नहीं है कि अपने आप मैनेज होगी। प्रोसेस चलने के लिए एक हार्डवेयर डिवाइस रहता है, यानी कौन हो गया आपका प्रोसेसर, जो नॉर्मली एक कंप्यूटर में कितना रहता है, एक ही रहता है, सिंगल रहता है। अभी आप बोलोगे कि सर प्रोसेसर को शेड्यूलिंग करने की या फिर प्रोसेसर को मैनेज करने की ज़रूरत क्या है। ऐसे नहीं होता कि अभी देखो मैं एक स्टाफ हूँ, मेरे पास मान लो 3 सब्जेक्ट है, तो मैं 3 सब्जेक्ट साथ में पढ़ा सकता हूँ क्या, नहीं। मैं क्या बोलूँगा, आज सब्जेक्ट नंबर 1 पढ़ाते हैं, कल सब्जेक्ट नंबर 2 पढ़ाते हैं, परसों सब्जेक्ट नंबर 3 पढ़ाते हैं। यानी क्या कर दिया मैंने, मैं खुद प्रोसेसर हूँ, मैंने मेरा मैनेजमेंट कर लिया। सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 3, डे 1, डे 2, डे 3, वापस से सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 3। तो यही क्या हो गया आपका CPU शेड्यूलिंग। CPU मतलब क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो क्या है आपका हार्ट है, बोलते हैं दिल, धड़कन जो इम्पोर्टेंट होती है। अगर CPU बंद हुआ तो आपका कंप्यूटर चलता है क्या, नहीं। आप सिंपल में से सिंपल 2+2 वाला एडिशन नहीं कर सकते अगर आपका प्रोसेसर बंद रहेगा तो उसमें भी क्या है, अलग अलग क्राइटेरिया रहेंगे कि CPU के पास काम कैसे आता है। तो स्टैक कंसेप्ट याद करो आपका। स्टैक कंसेप्ट कैसा है, तो आपने क्या किया था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। कोई बोलेगा कि मुझे क्या करना है, संस्कार बोलेगा मुझे करना है सर क्यू सिस्टम करनी है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वहाँ पे हेटर क्या बोलेगी कि मुझे सर ऐसे नहीं करना है, मुझे क्या करना है सर, छोटे से जो जॉब रहेंगे उनको सबसे पहले निपटा देना है। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, मतलब पहले कौन आए उससे मतलब नहीं, लास्ट में कौन आए उससे मतलब नहीं, छोटे से छोटा जॉब सबसे पहले ख़त्म कर दो। ये क्या हो गया, CPU शेड्यूलिंग। अभी नेक्स्ट चैप्टर है मेमोरी मैनेजमेंट। सब चीज़ें ठीक है, अपने पास प्रोसेस भी है, अपने पास प्रोसेसर भी है, लेकिन हार्ड डिस्क या फिर रैम ही नहीं है, तो कंप्यूटर चलेगा क्या, संस्कार नहीं चलेगा। अनुराग क्या बोलता है पापा को कि मुझे ना अच्छा ग्राफिक्स वाला कंप्यूटर चाहिए, मतलब क्या चाहिए, उसमें अच्छी रैम चाहिए, यानी मेमोरी चाहिए। क्यों, मेमोरी का काम क्या होता है, तो सब चीज़ों को टेम्पररी होल्ड करके रखना। तो हर एक चीज़ अभी जो मैं बोल रहा हूँ आपको उसमें से कितना समझ में आ रहा है, थोड़ा परसेंटेज में समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप दिमाग में कभी रखोगे जब भी आपके पास मेमोरी है, आपका दिमाग में थोड़ी सी जगह है। अगर मान लो ऐसा कंसेप्ट है कि दिमाग पूरा भर गया है, तो उसमें कुछ रह सकता है क्या, नहीं। जैसे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े थे, क्यू इज फुल, स्टैक इज फुल, तो वैसे ही टाइप से मेमोरी में कुछ तो जगह होनी चाहिए, खाली जगह होनी चाहिए। खाली जगह किधर है ये जानने के लिए मुझे पास भरी हुई जगह कहाँ पे है उसका कुछ तो मैपिंग चाहिए, वो कहाँ पे है। तो ये भी पढ़ना हम लोग का कहाँ पे आता है, मेमोरी मैनेजमेंट में आता है। और लास्ट में चैप्टर आएगा फाइल मैनेजमेंट। फाइल मतलब क्या बोल सकते हो, आप लोग जो असाइनमेंट सबमिट करते हो या फिर आप बुक पे आंसर लिख के देते हो, वो क्या हो गया, एक फाइल हो गई। हमेशा डेटा हार्ड डिस्क से नहीं आएगा, कीबोर्ड से नहीं आएगा। कभी कभी क्या रहता है, जो पुराना डेटा रहता है, एक गाना प्ले करोगे आप, कोई भी गाना प्ले करोगे, अभी गणपति आ रहे, अलग अलग त्यौहार आ रहे, अगर चाहिए ओमकार को कि ओमकार बोलेगा मुझे गणपति में गाना प्ले करना है, तो वो कीबोर्ड से नहीं प्ले करेगा, वो क्या करेगा, डी ड्राइव में जाएगा, डी ड्राइव में ओमकार नाम का फोल्डर रहेगा, उसके अंदर उसके रिलीजियस गाने रहेंगे, उसको डबल क्लिक करेगा और प्ले करेगा। तो वो भी एक डेटा है, लेकिन वो ऑलरेडी सेव है फाइल फॉर्मेट में। कौन सा फाइल फॉर्मेट रहेगा, WMV रह सकता है, MP3 रह सकता है, ऐसे अलग अलग फाइल है जिसमें मैं डेटा ऐड भी कर सकता हूँ,
डिलीट भी कर सकता हूँ। वो डेटा की क्या रहता है, फाइल। तो कभी मैं कॉपी करके पेस्ट करूँ, डेटा यहाँ से वहाँ पे लेके जाऊँ, डेटा रीड करूँ, राइट करूँ, ये सब परमिशन या फिर ये सब हैंडल करने वाला कौन है, फाइल मैनेजमेंट। यानी इन शॉर्ट आपको क्या पढ़ना है, मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम पढ़ाता हूँ। ये देखो डायग्राम, एक कंप्यूटर जैसा ही हो गया। मैं इनपुट देता हूँ, इनपुट डिवाइस के थ्रू किसको देता हूँ, सीपीयू को। आउटपुट जनरेट होता है कहाँ पे, आउटपुट डिवाइस पे जनरेट होता है। लेकिन सपोर्ट में कौन रहती है, आपकी रैम या फिर मेमोरी। तो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में यह सब चीज़ों को हैंडल करना ही आपको सीखना है। इनपुट डिवाइस को मैनेज करो, सीपीयू को मैनेज करो, मेमोरी को मैनेज करो, आउटपुट डिवाइस को मैनेज करो, और सीपीयू के साथ कौन रहती है, आपकी प्रोसेस, उसे मैनेज करो। तो पूरा मिलके ये एक 70 मार्क का सब्जेक्ट है। आपको सब कुछ पढ़ना है, इसमें अच्छे से पढ़ना है। शायद आपके प्रोजेक्ट के लिए भी एप्लीकेबल रह सकता है, या फिर आपका जनरल नॉलेज और आगे चल के इंजीनियरिंग के कंसेप्ट, उसके लिए भी आपको ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।